आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंज सब्जेक्ट, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है आज का वो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी वायुमंडलीय तापमान। ठीक है, तो वायुमंडलीय तापमान क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और वायुमंडलीय तापमान कैसे जो है वो इफ़ेक्ट करता है एग्रीकल्चर को, इन तमाम टॉपिक्स पे हम आपसे डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, वायुमंडलीय तापमान क्या होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की अगर बात करें तो पृथ्वी को जीवनोपयोगी बनाने में वायुमंडल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल केवल गैसों का आवरण नहीं है, बल्कि यह ताप, आर्द्रता, दाब, पवन, वर्षा और जलवायु जैसी प्रक्रियाओं का नियंत्रक कहा जाता है। तो वायुमंडलीय तापमान के जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे वायुमंडल के बारे में कि हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है, वो जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने के लिए वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायुमंडल से ही हम जो है वो प्रकाश, हवा, ठीक है, नमी, ये सारी चीज़ें जो है वो प्राप्त करते हैं, जैसे कि आर्द्रता हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, पवन हो गया, वर्षा हो गया, जलवायु जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो वायुमंडल के अंतर्गत ही होती हैं और जो मानव जीवन को सुलभ बनाती हैं। ठीक है, पेड़ पौधों, फसलों के विकास के लिए जो है वो आवश्यक होती हैं। ये सारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो वायुमंडल के अंतर्गत यानी एटमॉस्फेरिक के अंतर्गत ही घटित होती हैं। ठीक है, इन सभी में वायुमंडलीय तापमान केंद्रीय तत्व है। यदि पृथ्वी पर तापमान संतुलित ना हो तो ना तो जल चक्र संभव होगा और ना ही जीवन अस्तित्व। ठीक है, इन सभी के बीच में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, वायुमंडलीय तापमान होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि अगर तापमान जो है वो जो वायुमंडलीय टेम्परेचर होता है, तापमान के कारण ही, तापमान के अधिकता या कम होने पर ही, मतलब कि तापमान के अंतर्गत ही कई सारी ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो वायुमंडल के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, जैसे कि जल चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र हो गया। ठीक है, तमाम प्रकार के जो साइकिल्स होते हैं, ठीक है, वो जो है तापमान के कारण ही घटित होते हैं। वो चक्र जो है चलता रहता है। जैसे आप जल चक्र की बात कर लीजिए तो तापमान के कारण ही जो ये वाटर साइकिल होता है ये सर्कुलेट होता है। ठीक है, जल फिर इससे जो है कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, फिर जो है वो वर्षा के रूप में जो है फिर ज़मीन पर आता है। वर्षा का यानी बादल का निर्माण होता है, फिर वही बादल फिर वर्षा के द्वारा ज़मीन में आता है। ये जल चक्र जो चलता है ये कहीं ना कहीं तापमान के अंतर्गत ही होता है, मतलब कि वायुमंडलीय तापमान के अंतर ही ये क्रियाएं जो है वो होती हैं। ठीक है, इसलिए वायुमंडलीय तापमान जो है वो आवश्यक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय तापमान से आशय है पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल की विभिन्न परतों में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा। यह तापमान स्थान, समय, ऊंचाई और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, तो ये जो वायुमंडलीय तापमान होता है छात्रों, ये कई प्रकार से इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। कैसे परिवर्तन आते रहते हैं? ठीक है, वायुमंडल की विभिन्न परतें उपस्थित होती हैं। ये तो आपको पता है कि पृथ्वी के अंतर्गत जो है वो, पृथ्वी के चारों ओर जो है वो क्या है, वायुमंडल है, और ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई सारे परतें होती हैं। तो ये परतों के अलग अलग तापमान होते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो यह तापमान का स्थान, समय, ऊंचाई और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है यह स्थान के अनुसार, विभिन्न वायुमंडलीय विभिन्न परतों के अनुसार, भौगोलिक स्थान, ऊंचाई आदि के अनुसार जो है वो इसमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे वायुमंडलीय तापमान का अर्थ की, यानी मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो वायुमंडलीय तापमान वह माप है जो वायु में उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये वायुमंडलीय जो तापमान होता है यह जो है वो वह ऊर्जा होती है क्या, जो कि गतिज ऊर्जा को दर्शाती है। ठीक है, वायुमंडलीय तापमान वह माप होती है जो वायु में, ठीक है, जो वायु में उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा को
दर्शाता है। कह सकते हैं कि वायुमंडलीय जो है तापमान वह माप होती है जो कि वायुमंडल में उपस्थित गतिज ऊर्जा मतलब अणुओं की गतिज ऊर्जा को दर्शाती है। आपको पता है कि वायुमंडल में वायु सबसे ज़्यादा मौजूद है। हवा के अंतर्गत क्या है, हवा के जो कण हैं, सूक्ष्म कण हैं, जिसको हम जो है एयर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये जो हवा के कण हैं इसमें क्या होती है, गति होती है। ठीक है, ये इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर जो है वो गति करते रहते हैं। और जो हवा के अणु होते हैं वो जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है इन अणुओं पर तो वो गर्म हो जाते हैं। अणु क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं, जिससे भी जो तापमान है उसका जो है वो आवागमन होता है। ठीक है, तापमान का जो आवागमन होता है एक स्थान दूसरे स्थान पर वो किसके द्वारा होता है, हवा के अणुओं के द्वारा होता है। और ये हवा के जो अणु होते हैं वो तापमान कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सूर्य के द्वारा क्या होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं और उनका आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो होता है। सरल शब्दों में वायु जितनी अधिक गर्म होगी उसके अणु उतनी तेज गति से गति करेंगे। ठीक है, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो है वायु जितनी अधिक से गर्म होगी वैसे ही उसके अणु क्या होंगे, गर्म होंगे। ठीक है, उतनी ही तेजी गति से जो है वो गर्म होंगे। तापमान को सामान्यतः डिग्री सेंटीग्रेड यानी फ़ारेनहाइट या केल्विन में मापा जाता है। यह तो पता ही है। ठीक है, कि तापमान को किस में मापा जाता है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। अलग अलग फार्मूलों के माध्यम से इसका मेजरमेंट जो है वो किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर तापमान का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो तापमान का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। यानी सूर्य के द्वारा ही जो है, सूर्य के द्वारा ही तापमान पृथ्वी को प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सौर विकिरण कहते हैं। ये पता है आपको कि सौर से जो सूर्य से किरणें आती हैं, सौर से जो विकिरण आती है उसे क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं। यह सौर विकिरण के नाम से जानते हैं। यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित की जाती है और फिर सतह से वायुमंडल में स्थानांतरित होती है। ठीक है, यह जो ऊर्जा होती है, ये सौर ऊर्जा यानी सोलर रेडिएशन जो होती है वो क्या होती है, पृथ्वी की सतह द्वारा क्या करती है, अवशोषित होती है और पुनः जो है वो कुछ प्रतिशत भाग जो है यानी 30% भाग को एक होता है, 30% भाग को पृथ्वी अवशोषित करती है। बाकी का जो 70% होता है वो वापस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस परावर्तित हो जाता है वायुमंडल के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पृथ्वी पर सूर्य का जो है प्रकाश पहुंचता है वो संवहन प्रक्रिया के द्वारा जो है वो पहुंचता है, जिसके द्वारा पृथ्वी क्या होती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे वायुमंडल की परतें और तापमान का वितरण की बात करें कि वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं, उनका किस प्रकार से जो है वो तापमान का वितरण है विभिन्न परतों में। तो वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक परत में तापमान का व्यवहार अलग अलग होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से वायुमंडल को 5 प्रकार की परतों में बांटा गया है और इसकी अलग अलग जो है वो अलग अलग परतों में अलग अलग प्रकार के तापमान का अवशोषण होता है, तापमान का बिहेवियर होता है। तो पहली परत हम जानते हैं जैसे कि ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, क्या छात्रों, क्षोभ मंडल जो कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है जो लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक फैली होती है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो सबसे निचली परत है वो कितनी होती है, वो लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक क्या होती है, फैली होती है और यह सबसे निचली परत होती है जिसे हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसी परत में क्या है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल एंड ट्रोपोस्फियर में होती हैं। कौन कौन सी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जैसे कि वर्षा हो गया, तूफान हो गया, बादल का निर्माण हो गया, ये सारी जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत घटित होती हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होता है, कमी आ जाती है। ठीक है, सामान्यतः ताप ह्रास दर जो होता है
जो टेम्परेचर लेफ्ट रेट होता है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर के अंतर्गत जो टेम्परेचर लॉस होता है यानी कि लैप्स रेट होता है टेम्परेचर का, वो कितना होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम समताप मंडल की, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो यह 50 किलोमीटर तक फैला होता है। कितने किलोमीटर तक फैला होता है, 50 किलोमीटर तक जो है वो ऊंचाई तक फैला होता है। इस परत में क्या होता है, ओजोन गैस पाई जाती है जो कि सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, तो इस परत में क्या पाई जाती है, ओजोनोस्फीयर, ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के ओजोन गैस परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस बनी होती है। यह ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में, समताप मंडल पाए थे, और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, तापमान हमेशा बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जबकि ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है छात्रों, तापमान जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे तापमान में क्या होती है, कमी आती है। ये पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना है। अब बात करेंगे मध्यमंडल की यानी मेसोस्फीयर की। तो मध्यमंडल लगभग 80 किलोमीटर तक फैला होता है। कितनी दूर तक फैला होता है, 80 किलोमीटर तक। यहाँ तापमान क्या होता है, घटता है। यहाँ पर तापमान क्या होता है, फिर घटता है। और यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, वो है आपका मध्यमंडल, से हम मेसोस्फीयर जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्मोस्फीयर की। बात की जाए इसे हम तापमंडल कहते हैं। तो चौथी जो हमारी मुख्य परत है वो है थर्मोस्फीयर, जिसे हम तापमंडल कहते हैं। यहाँ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं कि तापमंडल, तो यहाँ पर तापमान में क्या होता है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है। सूर्य की उच्च ऊर्जा वाली किरणें इस परत को गर्म करती हैं। ठीक है, तो सूर्य की जो उच्च ऊर्जा वाली किरणें हैं वो जो है इस परत को यानी थर्मोस्फीयर को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। अब बात करेंगे पांचवा बहिर्मंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। पांचवी जो परत है वो बहिर्मंडल है, एक्सोस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे क्या है, बाहरी परत होती है। क्या होती है, वायुमंडल की सबसे जो बाहरी परत है उसे हम बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तापमान की गणना कठिन होती है क्योंकि गैसें क्या होती हैं, बहुत विरल होती हैं। ठीक है, तो यानी एक्सोस्फीयर जो है जिसे हम बहिर्मंडल कहते हैं, यह वायुमंडल की क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है। यहाँ तापमान की गणना कठिन होती है। ठीक है, और टेम्परेचर की गणना करना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि गैसें क्या होती हैं, बहुत क्या होती हैं, विरल होती हैं इसमें। ठीक है, अब बात करेंगे तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो वायुमंडलीय तापमान अनेक भौगोलिक एवं भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय तापमान क्या करता है, अनेक भौगोलिक एवं भौतिक कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। पहला क्या है, जैसे कि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। अक्षांश की बात करें तो भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ तापमान अधिक होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तेज़ी से पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ का तापमान क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। और ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिससे तापमान वहाँ का अधिक होता है। और ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे तापमान में क्या होता है, कमी आती है। ये चीज़ें होती हैं अक्षांश के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से तापमान को प्रभावित करते हैं। ऊंचाई जो है वो तापमान को किस प्रकार से प्रभावित करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान क्या होता है, घटता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होती है, ठंड क्या होती है, अधिक पड़ती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे तापमान क्या करता है, घटता है। और पर्वतीय क्षेत्रों मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होते हैं, काफ़ी ठंड होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। समुद्र से दूरी की बात करें तो समुद्र से दूरी जो होती है, डिस्टेंस ऑफ सी जो है वो
डिस्टेंस फ्रॉम सी जो है वो किस प्रकार से तापमान को प्रभावित करती है। समुद्र के पास स्थित क्षेत्रों में तापमान संतुलित रहता है, जबकि महाद्वीपीय क्षेत्रों में तापमान में अधिक अंतर आ जाता है। ठीक है, तो समुद्र के पास जो क्षेत्र होते हैं वहाँ तापमान क्या होता है, संतुलित होता है, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र को बढ़ेंगे, दूरी बढ़ेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, महाद्वीपीय क्षेत्रों में तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तापमान में परिवर्तन आता है। महासागरीय धाराओं की बात की जाए, ठीक है, ओशियन करंट्स की बात की जाए, तो गर्म धाराएं तटीय क्षेत्रों का तापमान क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, और ठंडी धाराएं तापमान क्या करती हैं, घटाती हैं। इस प्रकार से धाराओं का भी प्रभाव पड़ता है। पवन प्रणाली की बात करें, विंड सिस्टम की, तो हवाएं अपने स्रोत क्षेत्र का तापमान साथ लेकर चलती हैं। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय हवाएं गर्म होती हैं। ठीक है, तो पवन की प्रणाली की बात, विंड सिस्टम की, तो हवाएं क्या करती हैं, अपने साथ जो है वो वहाँ के जो स्रोत क्षेत्र का तापमान जो है वो साथ लेकर चलती हैं। मतलब जो उनके सोर्स होते हैं, जो स्रोत क्षेत्र होते हैं, वो उसका तापमान अपने साथ लेकर चलती हैं। जैसे कि मरुस्थल से मरुस्थलीय क्षेत्रों से जो बहने वाली हवाएं होती हैं, वो मरुस्थल से जो है वो गर्म हवाएं लेकर के चलती हैं। ठीक है, और आगे के जो स्थान होती हैं जहाँ से वो बहती हैं, वहाँ पर गर्म करते हुए चली जाती हैं। इसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों से चलने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं, वो मैदानी क्षेत्र को ठंडा कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हवाएं जो होती हैं, हवाओं की गति जो होती है, हवाओं की जो प्रणाली होती है, उसी कारण भी जो है वो गर्म और ठंड जो है वो स्थान जो है वो होता है। तो इस प्रकार से हवाओं के द्वारा भी तापमान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब और बादल और आर्द्रता की बात करें, क्लाउड्स एंड ह्यूमिडिटी की बात करें, तो बादल दिन में सूर्य की किरणों को रोकते हैं और रात में उष्मा को बाहर से रोकते हैं। ठीक है, तो बादल दिन में क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकते हैं और रात में उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो बादल के कारण भी तापमान में जो है वो परिवर्तन आ जाता है। तो बादल जो है वो ऊपर से सूर्य की रोशनी को नीचे आने से रोकते हैं, ठीक है, अंदर आने से वातावरण में, और वातावरण की जो गर्मी होती है उसको बाहर जाने से रोकते हैं। इस प्रकार से तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बादल और क्लाउड्स एंड ह्यूमिडिटी का इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर में। ठीक है, तापमान का दैनिक और वार्षिक परिवर्तन, डेली एंड एनुअल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो दैनिक परिवर्तन की बात करें अगर हम, दैनिक परिवर्तन डेली चेंज की, तो दिन में सूर्य के कारण, ठीक है, दिन में सूर्य के कारण तापमान क्या होता है, बढ़ता है, और रात में क्या होता है, घटता है। अधिकतम तापमान क्या होता है, दोपहर बाद, और न्यूनतम तापमान सूर्योदय से पहले क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से डेली टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं। एनुअल चेंज की बात करें तो पृथ्वी के परिभ्रमण और अच्छी झुकाव के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के परिभ्रमण और अच्छी झुकाव के कारण भी जो है वो ऋतुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान क्या होता है, अधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, और शीत ऋतु में तापमान क्या होता है, कम होता है। तो ऋतुओं का भी जो है वो तापमान का इफेक्ट पड़ता है, ऋतुओं पर परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। तापमान मापन के उपकरण की बात करें, टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की, तो वायुमंडलीय तापमान मापने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे अधिकतम यानी न्यूनतम थर्मामीटर, अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है तापमान के मापन में। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, यानी तापमान को मेजरमेंट करने में डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। मौसम गुब्बारे यानी वेदर बैलून्स का उपयोग किया जाता है। उपग्रह का उपयोग किया जाता है। मौसम विज्ञान केंद्र प्रतिदिन तापमान का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो जो मौसम विज्ञान केंद्र होते हैं ये भी तापमान का प्रतिदिन के टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखते हैं। इस प्रकार से तापमान की माप की जाती है। तापमान और मानव जीवन की बात करें, टेम्परेचर एंड ह्यूमन लाइफ की बात करें, तो वायुमंडलीय तापमान का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि मानव जीवन पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, कृषि
उत्पादन तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मानव जीवन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कृषि उत्पादन है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तापमान का। ठीक है, तापमान के अनुसार ही हमारा प्रोडक्शन होता है, यानी कृषि उत्पादन पर, कृषि का जो उत्पादन होता है वो किस पर निर्भर करता है, तापमान पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। ठीक है, अत्यधिक तापमान स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अत्यधिक तापमान अगर पड़ गया तो कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो प्रभावित होती हैं, या बहुत न्यूनतम तापमान हो गया तब भी कई सारी मानव में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, उद्योगों और ऊर्जा खपत पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कई सारे इंडस्ट्रीज़ को ऊर्जा खपत पर भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। पर्यटन गतिविधियां भी जलवायु परिवर्तन निर्भर करती हैं। ठीक है, तो पर्यटन की गतिविधियां भी जलवायु परिवर्तन पर क्या होती हैं, पूरी तरह से निर्भर होती हैं। ठीक है, वैश्विक तापन की बात करें, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इंटीगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसे वैश्विक तापन कहा जाता है। ठीक है, तो कहना है कि पृथ्वी का जो वैश्विक तापमान की बात करें तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथ्वी का तापमान जो है वो कई सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमारा क्रियाकलाप है, प्रदूषण का बढ़ना, अत्यधिक जो है वो प्रदूषण युक्त वाहनों का प्रयोग करना। ठीक है, तमाम प्रकार के जो है वो प्रकृति में तमाम प्रकार के पेड़ पौधों का नष्ट होना। ठीक है, पेड़ पौधों की बहुत तेज़ी से कटाई होना, उसकी अपेक्षा नए पेड़ पौधे ना लगाया जाना, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो लगाई जा रही हैं इससे पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं वो प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो प्राकृतिक इन्वायरमेंटल सिस्टम है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इकोलॉजिकल सिस्टम है वो नष्ट होता जा रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। ठीक है, इससे प्रतिवर्ष जो है वो निरंतर तापमान में वृद्धि हो रही है और इससे जो है वो तापमान पर प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। ठीक है, तो जिससे कि बहुत सारी समस्याएं जो है वो पैदा हो सकती हैं। इस बारे में हम लोगों को सभी कंट्रियों को जो है वो अवेयरनेस रखना चाहिए, सभी कंट्रियों को मिलकर समझौता करना चाहिए और इस पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और एक मतलब कि कहना चाहिए कि एक एजेंडा बनाना चाहिए जिससे कि हम पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को खतरे को कम किया सकता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा क्यों बढ़ रहा है, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, वनों की कटाई की जा रही है, औद्योगिक प्रदूषण किया रहा है, ग्रीन हाउस गैसों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वायुमंडल में ऊष्मा क्या होती है, फंस जाती है, उससे तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो तमाम प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो है वो जो है क्या होती है, ये ग्रीन हाउसेस गैसेस प्रकार की परत बना ले रही हैं, जिससे कि जो है जो हमारे जो है इन्वायरमेंट की गर्मी है वो बाहर ना जा रही है, ऊपर की गर्मी तो अंदर आ रही है, लेकिन अंदर की गर्मी जो है वो इन्वायरमेंट की, हमारे एटमॉस्फेयर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा रही, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट का जो एटमॉस्फेयर का वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कि तो जो है वो तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो तमाम प्रकार की जो ग्रीन हाउसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसका प्रोडक्शन जो है वो कम किया जा सके। ठीक है, जिससे कि हम तापमान को नियंत्रित कर सकें। तो इस प्रकार से जो है वो वैश्विक तापमान को कम किया सकता है। इसके प्रभाव की बात करें ग्लोबल वार्मिंग के, तो हिमनदों का क्या हो रहा है, हिमनदों का पिघलना, यानी ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। ठीक है, जिससे कि समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है और असामान्य मौसम घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, जब वर्षा होना चाहिए तो वर्षा नहीं हो रही है, जब वर्षा नहीं होना चाहिए तब वर्षा हो रही है। ठीक है, गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ रही, ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ रही है। तो इस प्रकार से असामान्य मौसम घटनाएं हो रही हैं। सूखा और बाढ़ का खतरा निरंतर देख रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जा रही है। ठीक है, कि हमारे राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भी बाढ़ आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। ठीक है, सूखा एवं बाढ़ की समस्याएं, ये सारे इसके जो है वो प्रमुख प्रभाव देखे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से
हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को हमें कम करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और इस पे जो भी नियम है उसको फॉलो करना चाहिए और इसको कम करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको पढ़ा दिया कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या क्या होते हैं। तापमान संतुलन और ऊष्मा संचरण की बात करें, थर्मल इक्विलिब्रेशन एंड हीट ट्रांसफ़र, तापमान संतुलन और ऊष्मा संचरण की बात करें तो पृथ्वी पर तापमान संतुलन 3 प्रक्रियाओं से होता है, ठीक है। पृथ्वी पर जो तापमान संतुलन होता है वो 3 प्रक्रियाओं से होता है, जैसे कि चालन हो गया, संवहन हो गया और विकिरण यानी रेडिएशन हो गया, ठीक है। तो इन 3 प्रक्रियाओं से जो है वो होता है। सूर्य से ऊर्जा विकिरण के माध्यम से आती है, पृथ्वी की सतह पर गर्म होकर के संवहन द्वारा ऊष्मा क्या होती है, ऊपर की ओर जो है वो पहुंचती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सूर्य से ऊर्जा क्या होती है, जो विकिरण के द्वारा आती है, ठीक है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो विकिरण के द्वारा आती है, ठीक है, और पृथ्वी की सतह पर गर्म होकर के संवहन प्रक्रिया द्वारा जो है वो ऊपर की ओर चली जाती है। यानी कि विकिरण प्रक्रिया के द्वारा जो है वो सूर्य से ऊष्मा जो है वो पृथ्वी तक आती है, और संवहन प्रक्रिया के द्वारा जो ऊष्मा होती है वो वापस जो है वो वातावरण में जो है वो चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब हम एक प्रक्रिया है समताप रेखाएं क्या होती हैं, आइसोथर्म्स क्या होते हैं। तो मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं, ठीक है। मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं उसे समताप रेखाएं कहते हैं। इनके माध्यम से तापमान का भौगोलिक वितरण समझा जाता है, ठीक है। इनके माध्यम से क्या होता है, तापमान का भौगोलिक वितरण जो है वो समझा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको आज डिटेल में पढ़ा दिया कि वायुमंडलीय तापमान क्या होता है, इससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये किस प्रकार से जो है वो वायुमंडलीय तापमान को कैसे प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस होता है, इन सभी टर्म से हमने आप साथ से डिस्कशन किया, जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसका जो PDF है वो हमारे RBS महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो आज बिल्कुल हमारी क्लास कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताएं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।